बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 66 करेंगे और इस वर्कशीट में हम चैप्टर 8 करेंगे जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ये 65 वर्कशीट का आगे कंटिन्यूएशन है। इसमें हम अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग विधियां कर रहे हैं। तो 3 विधियां हम कर चुके हैं। ये 4th है पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। मतलब अगर किसी बहुकोशिकीय जीव जो कि इसमें प्लेनेरिया दिखा रखा है, अगर वो अपनी कोशिकाओं में श्रम विभाजन करते हैं और इसमें क्या होता है, जो विशेष कोशिकाओं के अलग अलग हिस्से कर दिए जाएं तो उससे जो उत्पाद बनते हैं वो पूरा का पूरा एक नया जीव बन जाता है। मतलब एक प्लेनेरिया से हम 3 नए प्लेनेरिया, ये एक हाइड्रा से 3 नए हाइड्रा हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये पुनरुद्भवन है। उसके बाद आता है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग के अंदर जो कवक होता है, ये वाला जो फिगर है इसके साथ कनेक्ट करेंगे आप 5वें के साथ। कवक विशेष प्रकार के बहुकोशिकीय जीव है जो थैलेस नामक धागे जैसी संरचना के नेटवर्क के रूप में मौजूद होती हैं और प्रत्येक थैली में 3 प्रकार की धागे संरचनाएं होती हैं। जो इसके नीचे वाला हिस्सा होता है उसको राइजोडल हाइफे बोलते हैं, जो जड़ जैसा होता है। उसका जो लंबा हिस्सा है उसको कवक तंतु कहा जाता है और उसके ऊपर जो बॉल का स्ट्रक्चर है, उसको जो बल्ब है इसके ऊपर, उसको बीजाणुधानी कहा जाता है। तो जब भी परिपक्व होने पर ये जो बीजाणुधानी के अंदर आसपास जो हजारों सूक्ष्म बीजाणु छोड़ने के लिए फूट जाती है ये, और ये बीजाणु फफूंद फैलाने के लिए नम भोजन पर बस जाते हैं। जैसे ब्रेड मोल्ड राइजोपस आपने देखा होगा, ब्रेड ग्रीन कलर की हो जाती है और पूरी ब्रेड गंदी हो जाती है वो, क्योंकि इसके अंदर बीजाणु समासंग प्रोसेस हो जाता है जो कि एक अलैंगिक प्रजनन है। नेक्स्ट आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन किसी भी पौधे का, कायिक मतलब शरीर, किसी भी पौधे के भाग जैसे जड़ है, तना, पत्तियां, पत्ती कलियां, ब्रायोफ्लम जैसे पत्ता होता है, वो पूरे पौधे का विकास करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसका फायदा ये होता है कि ये उन पौधों के लिए ज़्यादा आवश्यक होती है जिस पौधों में बीज उत्पन्न नहीं होते, जैसे केले, अंगूर आदि में। और ये एक तीव्र प्रक्रिया भी है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो मूल पौधा है वो रोग संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं, वो निरोगा होना चाहिए। अगर उसमें रोग है तो पूरे की पूरी फसल है वो खराब हो सकती है। नेक्स्ट आता है पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन जैसे हमने पहले भी बात की थी, इसमें नर और मादा दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं ताकि संतति है वो एक उसी तरह की संतति उत्पन्न हो, और इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और गुणसूत्रों की संख्या भी आदि हो जाती है। लेकिन जब ये युग्मक एक साथ मिल जाते हैं, नर और मादा युग्मक, तो युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं जो कि पूरे जीव का निर्माण करते हैं, और वहाँ पर जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, उनके जोड़ों की संख्या भी दुगनी हो जाती है। तो इसका महत्व क्या है? सबसे पहले यौन प्रजनन युग्मकों के माध्यम से होता है जो कि आनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान से बनते हैं। इसकी भिन्नता का कारण बनता है जो एक प्रजाति के लिए उसके परिवेश में अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इसका कारण यह भी है कि हमारे चारों ओर जो इतने पेड़ पौधे जीव जंतु आप देखते हैं वो सारी जैव विविधता है, और विकास का आधार भी जैव लैंगिक जनन ही है, जिसके कारण हमें इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास दिखाई देती हैं। उसके बाद आता है कि पौधों के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों ही होते हैं। कईयों में अलग अलग होता है, सिर्फ या तो पुंकेसर होगा या स्त्रीकेसर होगा। जो फूल के 4 चक्र होते हैं, सबसे पहले इसका बाह्य दल होता है, फिर पंखुड़ियाँ होती हैं, उसके बाद इसका एक पुंकेसर होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फिर स्त्रीकेसर है जो फीमेल है, मादा जो अंग है। फूल भी 2 तरह के होते हैं, एक लिंगी जिसमें सिर्फ या तो नर या मादा अंग होगा जैसे पपीता, तरबूज। दूसरा होता है उभयलिंगी जिसमें दोनों होते हैं, पुंकेसर भी और स्त्रीकेसर भी, जैसे हिबिस्कस और सरसों इसका एग्जाम्पल है। अब बाह्य दल का क्या काम है? बाह्य दल क्या करता है, जब फूल कली अवस्था में होता है तो उसकी रक्षा करता है। और पंखुड़ियों का काम क्या है, वो जितने भी इंसेक्ट हैं आसपास, वाहक हैं, उनको आकर्षित करने में मदद करती है। इसके साथ साथ फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए खुशबू होती है, मकरंद होते हैं, नेक्टर जिसको बोलते हैं। अब कोई भी पौधा जब होता है तो उसमें 2 तरह के भाग होते हैं, एक है पुंकेसर जिसको हम नर भाग कहेंगे, और स्त्रीकेसर मादा भाग। तो पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर के शीर्ष पर ये जो देख रहे हो आप येलो कलर का, इसको परागकोश कहते हैं। ये जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है तो इसमें परागकण निकलते हैं, और वातावरण में पीले रंग के परागकण हैं, वो नर युग्मक कहलाते हैं जो छोड़ता है ये, और ये इसका तंतु है। उसके बाद आता है स्त्रीकेसर। इसके फूल में केंद्र में मौजूद होता है, ये मादा प्रजनन अंग होता है। इसके 3 भाग हैं। जो निचले वाला भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय,
उसके बाद है दूसरा मध्य भाग है वर्तिका और ऊपरी भाग है वर्तिकाग्र। शीर्ष पर जो चिपचिपा भाग होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। जो परागकण परागकोश में उत्पन्न हुए पुंकेसर के अंदर वो जो वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं तो ये डिप्लॉयड युग्मक का निर्माण करते हैं। और जो बीजांड है इसके अंदर मादा युग्मक के साथ जो बीजांड है इसमें मिल जाते हैं और एक भ्रूण के रूप में विकसित एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस तरीके से वर्कशीट को आपको अच्छे से पढ़ के इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 66 फॉर द क्लास 10th एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। Now this is the continuation of the worksheet 65 where we have studied about the 3 types of asexual reproduction. Now the 4th type is regeneration. As shown in the figure, it is a multicellular organism and they show division of labor in their cells. In this process, some specialized cells are there which have capacity to produce different types of the cell or tissues, and this is how this process is different from fragmentation. In fragmentation, spirogyra is generated only in a single one, but here if we cut the different parts of the planaria, then its middle and upper and lower parts regenerate automatically. And this example of regeneration is taking place in the hydra and planaria. And the organisms become more advanced and complex, the capacity to regenerate keeps decreasing. Next is the spore formation. Fungi are special type of multicellular organisms that exist as a network of thread-like structure that are called thallus. And each thalli has 3 different types of the thread structure. First is horizontal stoloniferous hyphae, it means the roots. And second is the rhizodal hyphae, you can say, and vertical sporangia spores, that is it has bulb-like sporangia in its tips and which does upon the maturity to release thousands of microscopic spores in the surrounding. And these spores settle on the moist food to propagate a fungus. For example, the bread mold Rhizopus. And the next is vegetative propagation. Developing the whole plant from its part of plant like root, stem, leaf and the leaf buds. For example, in Bryophyllum leaf, this method is especially advantageous for the plants that cannot produce seeds like banana and grapes, and it is the quicker method, but the diseases of the parent plant are transferred to the progeny. Now, next is the sexual reproduction in flowers or in plants. The process requires formation of gametes in which number of chromosomes become half, haploid number, and these gametes fuse together to form zygote that forms the whole organism, and the diploid number means the chromosomes in pair is also restored. What is the importance of sexual reproduction? It happens through the gametes which are formed by the exchange of genetic material, and this causes variation which is essential for the species to adapt to its environment. And it is the reason for the huge biodiversity around us and the basis of evolution. Now, sexual reproduction in the flowering plant, that is called angiosperms. And flower is the 4 whorls. One is the sepals, petals, and male reproductive organ that are called stamens, and geosium, that is the female reproductive cord, pistil and carpel. Female is the carpel and male is the stamen. Now, the flowers may be of the 2 types. One is unisexual, other is bisexual. Unisexual, either male or female organs are there like papaya and watermelon, and in bisexual with both the stamen and pistils like hibiscus and mustard. And what is the function of sepal? Sepals protect the flower in the bud state, and petals are showing generally help in attracting the pollinators. And in addition, flowers have fragrance, nectar also for attracting the pollinators. A stamen is a filament, has a filament with bilobed anther at the top that the hibiscus when it matures releases yellow tiny colored pollen grains, that male gametes in the atmosphere. And in the carpel or in the, you can say, pistil,
This is the female reproductive organs and it is present at the center of the flower, and it is the female reproductive part. It has three parts. One is swollen bottom part, that is called ovary, that has the female gamete or female eggs or ovum in the ovules, and the middle is called the style, and the top containing hairy and sticky stigma. Now the male germ cell produces by the pollen grains, then they shifted to the female present in the ovule to produce a diploid zygote which develops into embryo that forms a new plant. I hope you understand the concept of sexual reproduction in the plants. Now you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.